नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 इतिहास की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय और इसमें हम अध्याय 6 मूल निवासियों का विस्थापन। हमारे इस अध्ययन में चर्चा के बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। पारंपरिक धारणाएं अर्थात वे धारणाएं जो कि एक सभ्य लोगों के बीच और वहां के जो मूल निवासी थे उनके मध्य जो संघर्ष हुआ, जिसके कारण अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनका दमन हो गया और वहां विकास और सभ्यता के नाम पर उपनिवेश स्थापित हुआ। अपनी जमीन से मूल निवासियों की बेदखली, जैसे जैसे आबादगार जो है अमेरिका में आते गए, वैसे वैसे मूल निवासी जो है पीछे खिसकने को बाध्य हुए और उनको अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। गोल्ड रश के बारे में हम जानेंगे कि वो ऐसी कौन सी आपाधापी थी जिसके कारण यूरोप के लोग बड़ी मात्रा में अपने भाग्य को आजमाने के लिए अमेरिका की ओर जाने लगे। और बदलाव की लहर, यानी उन क्षेत्रों में किस प्रकार से बदलाव हुआ। पारंपरिक धारणाएं, तो जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से आज जानते हैं, दरअसल वे 18वीं सदी के अंत में ही वजूद में आए थे। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। हालांकि वर्तमान समय में जो आकार है वहां तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में बहुत सारा इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद भी की। उन्होंने दक्षिण में फ्रांस, जिसको लुसियाना परचेज कहते थे, और रूस का क्षेत्र जिसको अलास्का कहते थे, उससे ये जमीनें खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में भी कई जमीनें जीती। जैसे दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा उसने मैक्सिको से जीता है। किसी के मन में भी ये ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले जो मूल बाशिंदे थे उनकी उसमें रजामंदी ली जाए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पश्चिमी सरहद है, जिसे फ्रंटियर है, वो खिसकती रहती थी और जैसे जैसे यह खिसकती जाती, मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते थे। तो 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में जबरदस्त बदलाव आए। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से बिल्कुल ही अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे और इसी परंपरागत रीति रिवाज की वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक वो बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे देशों से भी ऐसे आप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी जमीनें बड़े किसानों के हाथों में चली गई थी और वे ऐसी जमीन चाहते थे जिसको वो अपना कह सकें। पोलैंड से आए लोगों को प्रेरी चारागाहों में काम करना बहुत अच्छा लगता था, जो उन्होंने अपने घरों की स्टेपीज यानी घास के मैदानों की याद दिलाते थे। और यहाँ बहुत कम कीमत पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीद ली, जो उनको बहुत रास आ रहा था। उन्होंने जमीन की सफाई की और खेती का विकास किया। उन्होंने ऐसी फसलें जैसे धान और कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी और इसलिए यूरोप में उन्हें ऊंचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था। अपने बड़े बड़े खेतों को जंगली जानवरों, भेड़िए और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार के जरिए उनका सफाया ही कर दिया। 1830
73 में कंटीले तारों की खोज के बाद ही वे अपने को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर पाए। घरों के बाहर काम करने के लिहाज से जो दक्षिणी इलाके की जलवायु थी, वो यूरोपीय लोगों के लिए बहुत गर्म थी और दक्षिण अमेरिका उपनिवेशों का ये अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हो गए थे। इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों का व्यापार जो है उस पर कुछ रोक लग गई। लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे, वे और उनके बच्चे वो दास बने ही रहे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने, जहां अर्थतंत्र बागानों पर और इसीलिए दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था, तो दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया गया। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले राज्यों और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच में गृह युद्ध हुआ, जिसमें दासता विरोधियों की जीत हुई। तो दास प्रथा इसके कारण समाप्त कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी के जाकर ही वहां पर मिल पाई और तभी स्कूलों, ट्रेनों, बसों में उनको अलग थलग रखने की जो व्यवस्था चली आ रही थी वो समाप्त हुई। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज्यादा जरूरी प्रतीत होती थी। तो 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीत लिया था। तो वहां फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करके ही इस समस्या का हल निकल पाया और इस प्रकार कनाडा एक स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। तो हम इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस क्रम से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का किस कालक्रम में विकास हुआ। तो कनाडा को जाने तो 1837 में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह हुआ और 1840 में उच्चतर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन बनी। 1859 में कनाडा गोल्ड रश हुआ, यानी वहां पर सोने को लेकर के आपाधापी में लोग वहां बसने प्रारंभ हुए। 1867 में कनाडा महासंघ अस्तित्व में आ गया, यानी स्वायत्त महासंघ यह बन गया। 1867 से 1869 से 1885 यानी कनाडा में मॉन्टिसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह चला और 1876 में कनाडा इंडियंस एक्ट बना, जिसमें कि जो इंडियंस लोग थे उनको कुछ अधिकार उसमें दिए गए। 1885 में पार महाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिम तटों का वहां पर जुड़ाव हुआ, क्योंकि कनाडा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था। इस प्रकार कनाडा एक सुगम राज्य बना। वहीं दूसरी ओर हम संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें तो 1803 में फ्रांस से लुसियाना क्षेत्र की उन्होंने खरीद की। उन्होंने उस क्षेत्र को, लुसियाना प्रांत को खरीद लिया। 1825 से 1858 संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाए गए, यानी उनको रिजर्वेशंस के एरिया में आवंटित करके उनको वहां बसाया गया। 1832 में जस्टिस मार्शल का फैसला आया, जिसमें यानी एक प्रकार से मूल निवासियों के संबंध में वह फैसला था। 1849 में अमेरिकी गोल्ड रश हुआ जो कैलिफोर्निया में, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 1861 से 1865 में अमेरिका में अब्राहम लिंकन के समय पर जो दासता विरोधी जो राज्य थे उनके बीच में और जो दासता को
जारी रखने वाले राज्य थे पश्चिमी, उनके बीच में गृह युद्ध हुआ और 1865 से 90 तक अमेरिकी इंडियन युद्ध हुए। 1870 में पार महाद्वीपीय रेलवे जो कनाडा की तरह थी, तो उसी तरह से जो रेलवे थी वो प्रारंभ हो गई। 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसों का उन्मूलन जो है पूरी तरह से हो गया। 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का भी अंत हो गया। अब फ्रंटियर भी वहां नहीं बची। ये कोलोराडो का एक पशु फार्म है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यूरोप जैसी जलवायु के मध्य में बड़ी मात्रा में पशुओं के लिए, पशुपालन के लिए यहाँ पर बड़े बड़े फार्म यहाँ पर खोले गए हैं। ये ज्यादातर इसमें घोड़े आपको दिखेंगे। अपनी जमीन से मूल निवासियों की बेदखली, तो किस प्रकार से यह सब हुआ? तो जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित किया या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें जो भूमि के बदले में थी, वो बहुत कम थी। और इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि जो अमेरिकियों थे, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले जो यूरोपीय थे, उनको हम अमेरिकी कहेंगे। तो उन अमेरिकियों ने धोखे से जो मूल निवासी थे उनसे बहुत ज्यादा जमीन ले ली, या जो निर्धारित पैसा था उसको चुकाने के मामले में उन्होंने वादा खिलाफी की। जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी मूल बाशिंदों की जो बेदखली थी उसको गलत नहीं मानते थे। ये जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक राज्य है, तो यहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी नाम का जो मूल निवासियों का कबीला है वो राज्य के कानून से शासित तो होता है, लेकिन वे जो मूल निवासी हैं वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मूल निवासियों में से चिरोकी ही एक ऐसे लोग थे या एक ऐसा समुदाय था जिन्होंने कि यूरोपीय लोगों से अंग्रेजी सीखने और उनके जो अमेरिकी नई जीवन शैली थी उसको समझने की सबसे ज्यादा कोशिश की थी। तब भी इन लोगों को नागरिक अधिकार उन्होंने नहीं दिए। तो 1832 में संयुक्त राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश थे जॉन मार्शल, जिसके बारे में टाइमलाइन में बताया गया, तो जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वत्वाधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया राज्य का कानून लागू नहीं होता है। ऐसे में वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम उस समय एंड्रू जैक्सन था, उनकी छवि उस समय एक आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाले की थी। लेकिन वो भी इंडियंस के जो ये मामला था कि जब सामने आया तो वह बिल्कुल इस बात से पलट गए, अपनी छवि के विपरीत उन्होंने कार्य किया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी जमीन से हाँक करके जो विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि है, जिसको हम ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट कहते हैं, उसकी ओर खदेड़ने के लिए उन्होंने अमेरिकी फौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया, उनमें से लगभग एक चौथाई अपने इस ट्रेल ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं की राह के सफर में ही मर खप गए। वो रास्ते में ही चल बसे वो लोग। तो जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ले ली, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे कि चूंकि मूल निवासी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल करना ही नहीं जानते,
इसलिए वह उनके कब्जे में नहीं रहनी चाहिए। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों की आलोचना करते थे कि ये जो मूल निवासी हैं, ये आलसी हैं। इसलिए बाजार के लिए जो उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहने, जिसका मतलब था उनका कि ढंग के कपड़े का मतलब यूरोपीय लोगों के जैसे कपड़े, यानी उन कपड़ों को पहनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो कुल मिला के उनका कहना ये था कि वे लोग जो मूल निवासी हैं वो मर खपने लायक ही हैं। खेती की जमीन निकालने के लिए प्रेरी उन्होंने साफ की और वहां जो जंगली भैंसे थे उनका सफाया कर दिया, उनको मार डाला। और एक फ्रांसीसी जो आगंतुक थे जो वहां आए हुए थे, उन्होंने लिखा इस बारे में कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी एक दिन लुप्त हो जाएगा। तो ये कितनी गंभीर चेतावनी थी। तो इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए थे। उन्हें स्थायी तौर पर अपनी जमीन दे दी गई थी। तो अपनी जमीन का आशय रिजर्वेशन से था, लेकिन अक्सर उन्हें उस जगह से भी बार बार बेदखल होना पड़ता था जब उनकी जमीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिज होने का पता चलता था, तो उनको वहां से हटा दिया जाता था। कई बार कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली जमीन में ही साझा करने के लिए भी बाध्य कर दिया जाता था, जिससे कि उनके बीच में आपस में झगड़े उठ खड़े होते थे। मूल निवासी छोटे इलाकों में एक प्रकार से कैद कर दिए गए थे और जो इस प्रकार की जमीनें थी उनको रिजर्वेशन या आरक्षण कहा जाता था। ये प्रायः ऐसी जमीनें होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि अपनी जमीनें उन्हें बिना लड़े ही छोड़ दी हो। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से लेकर के 1890 के बीच एक विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का उन्होंने दमन किया। बार बार इस बीच में उनके बीच विद्रोह का सामना उनको करना पड़ा। कनाडा में 1869 से लेकर के 1885 के बीच मोंटिसों यानी यूरोपीय मूल निवासियों के जो वंशज थे, उनके सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली थी। इस जननांकी जो आंकड़े हैं उससे आप समझ सकते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, इनमें जनसंख्या में कितना अंतर है। 1800 और 1820 मूल निवासी जहां पहले 6 लाख थे और गोरे 90 लाख थे, मिले जुले यूरोपीय 1 लाख थे और काले लोग 19 लाख थे, तो 1 करोड़ 16 लाख के आसपास थे। इसी तरह से स्पेनी अमेरिका में जो मूल निवासी थे वो 75 लाख थे 1800 में, और गोरे जो है 33 लाख, मिले जुले यूरोपीय 53 लाख, काले 8 लाख, यानी 1 करोड़ 69 लाख। तो इस प्रकार से जो स्पेनिश अमेरिका है उसका संयुक्त राज्य अमेरिका में कन्वर्ट होने में इतना परिवर्तन आ गया। ये किसी मूल निवासी का घर था। 1862 में पुरातत्वविदों ने इसे पहाड़ों के बीच से ले जा करके व्योमिंग के एक संग्रहालय में उनको रखा। इस तरह से वो पेड़ों की टहनियों से मिला करके इनके अंदर वो लोग रहते थे। तो मानव शास्त्र की जो वह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उत्तरी अमेरिका ने में मानव शास्त्र विषय जो फ्रांस में विकसित हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी। और इस मानव शास्त्र में स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोप के सभ्य समुदायों के बीच के अंतर को अध्ययन के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। तो कुछ मानव शास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग
नहीं पाए जाते, उसी तरह अमेरिकी मूल निवासी भी मानव एक प्रकार से धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो ये उनके पीछे धारणा सही थी। 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता सीटल के प्रधान का एक पत्र मिलता है। तो राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा था। समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों की जो रिहायशी जमीन थी उसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा जाना था। तो उस मूल निवासियों के प्रधान ने उसके बारे में पत्र में जवाब लिखा था। वो क्या लिखा था कि आप आकाश को, भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद या बेच सकते हैं? यह ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं हैं, तो आप उसे खरीद कैसे सकते हैं? धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पुण्य पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बालुका तट, घने जंगलों में पसरा हुआ हर कोहरा, सफाई करने वाले और गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभवों में पवित्र है। पेड़ों में दौड़ता हुआ रस रेडमैन की स्मृतियों का वाहक है। इसलिए वाशिंगटन में बैठा जो महान मुखिया था, यानी ग्रेट चीफ था, जब यह संदेश भेजता है कि वह हमारी जमीन खरीदना चाहता है, तो वह हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद करता है। महान मुखिया का संदेश है कि वह हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर कर देंगे ताकि हम आराम से रह सकेंगे। वह हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे। इसलिए हम इस जमीन को खरीदे जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह जमीन हमारे लिए पावन है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, वह हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको जमीन बेच दें, तो आपको यह याद रखना होगा कि वह पवित्र है, और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह पवित्र है, और उसके तालाबों के निथरे हुए पानी में दिखता हर भूतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों का बयान करता है। पानी की कलकल मेरे पिता की आवाज है। तो इस प्रकार से मूल निवासियों की जो अभिव्यक्ति थी अपनी भूमि और अपनी संस्कृति के बारे में, उसको यूरोपीय लोग समझ नहीं पाए थे। दूसरी ओर क्या हो रहा था, गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि हो रही थी। तो ये उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि जो उत्तरी अमेरिका की धरती है उसके नीचे सोना है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। यह गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंच गए। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की उन्होंने नियुक्ति की। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ, और कनाडा में रेलवे का कार्य 1885 में पूरा हुआ। एंड्रयू कार्नेगी ने, जो कि स्कॉटलैंड से आया हुआ था, एक गरीब अप्रवासी था और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था, यानी यहाँ आके करोड़पति बन गया था। तो उसने कहा था कि पुराने राष्ट्र घोंघे की चाल से सरकते हैं और नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे एक कारण ये भी था कि छोटे खेतीहर बड़े किसानों के हाथों अपनी जमीन से वंचित होकर कारखानों की नौकरी की ओर मुड़ रहे थे,
और उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई तरह के कारणों से विकसित हुए। रेलवे के साजो सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन द्वारा जोड़ा जा सके, और ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती को जो है आसान बनाया जा सके। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, इन दोनों जगहों पर बड़े बड़े औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। इसके कारण कारखानों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अर्थतंत्र था वो उस समय अविकसित अवस्था में था, लेकिन आगे चल करके 30 सालों के अंदर ही 1890 में वह दुनिया की एक अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। तो बड़े पैमाने पर खेती का भी विस्तार हुआ, बड़े बड़े इलाकों को साफ किया गया और खेतों के रूप में उसके कई कई टुकड़े किए गए। तो 1890 तक आते आते जिन इलाकों में बड़े बड़े जंगली भैंसे होते थे, उन इलाकों से जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह से उन्मूलन किया जा चुका था, और इस तरह शिकार वाली वह दिनचर्या भी मूल बाशिंदों की समाप्त हो गई, जिसे मूल बाशिंदे सदियों से इसके कारण जीते आ रहे थे। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार जितना पूरा होना था वो पूरा हो गया। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का ये जो विशाल क्षेत्र था, ये कई राज्यों में विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नाम की चीज रही नहीं, जिस फ्रंटियर जो है मूल निवासी और जो आबादकार थे उनके बीच की एक काल्पनिक लाइन थी, जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहा था। तो कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश उसने बसा दिए। तो इस प्रकार से अमेरिका एक बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया की ओर जाते हुए उस समय का एक चित्र है कि सोने से अपने भाग्य को चमकाने के लिए यूरोप से कई प्रकार के लोग वहां पर गए, जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित थे वो भी, और जिनको संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, ऐसे परिवारों के छोटे भाई या जिनकी जमीनें किसी कारणवश छिन गई थी, वो अपने भाग्य को संवारने के लिए बड़ी संख्या में अमेरिका की ओर दौड़ पड़ते थे। तो उन्होंने इस प्रकार यहाँ विस्तृत भूभाग पर अपनी खेती बाड़ी की शुरुआत की, अपने भाग्य को संवारा। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बाहर जो यूरोप के बाद में आए हुए लोग थे और जो पहले बसे हुए लोग थे, उनका इस प्रकार से वहां पर स्वागत किया गया। इस प्रकार के जो प्रेरीज के इलाके में पशु फार्म है, जो कि गरीब यूरोपीय अप्रवासियों का सपना होता था, कि उनके पास यूरोप में खेती लायक जमीन नहीं थी, ऐसी जमीन नहीं थी जिसे वो अपना कह सकें, कोई संपत्ति नहीं थी। उनके मन में सपना आता होगा कि उनके पास बहुत बड़ी जमीन होगी और एक बहुत बड़ा फार्म होगा उनका। तो वो सपना उनका पूरा अमेरिका में आकर के इस प्रकार से हुआ। अब बदलाव की लहर किस प्रकार से हुई, तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आबादगारों ने 1770 के दशक में आजादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे की तहत एकजुटता बनाई थी, वही पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नई पहचान बनी। उनके लिए ये भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। यानी जो संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली थी वो उनकी अपनी थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार, यानी राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का जो अधिकार था, और संपत्ति का अधिकार, ये दोनों अधिकार सिर्फ गोरे लोगों के लिए ही थे। एक कनाडाई मूल निवासी डेनियल पॉल ने
सन 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था। इसके आधार पर उसने अपनी दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रोन्मुखी आंदोलन के बीज बोए थे, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। इसी प्रकार महान जर्मन दार्शनिक जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवाद यूटोपिया के रूप में देखा है। तो सीमाहीन प्रकृति और स्थान जिसके अनुरूप अपने को ढालती है और मुनाफे की सीमाहीन चाहत, ऐसी उनकी पंक्तियां थी। तो बदलाव की जो लहर थी, तो 1920 के दशक तक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो समस्त जनता को प्रभावित करने वाली आर्थिक मंदी के कुछ साल पहले 1928 में जो समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम के निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा ही दारुण चित्रण किया गया था। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जगी जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा पूरा निभाने से रोका जाता था और साथ ही साथ नागरिकता के लाभों से भी उनको वंचित रखा जाता था। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतकारी कानून को जन्म दिया था। वो था 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। इसी तरह से 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बाशिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे। लेकिन मूल बाशिंदे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किया गया एक ड्राफ्ट, जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, उसमें इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार किया कि उनके जो रिजर्वेशंस हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी राज्य की नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी ही दो चीजें कनाडा में भी हुई। तो 1969 में सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए कई धरना प्रदर्शन और वाद विवादों की एक श्रृंखला उन्होंने प्रारंभ की। 1982 के एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के जो मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौतों पर आधारित जो उनके अधिकार थे, उनको स्वीकृति मिलने तक ये सवाल हल नहीं हो पाया था। परंतु इन अधिकारों की जो बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले अभी बाकी हैं। पर अब ये बहुत कुछ साफ हो चुका है कि दोनों देश यानी अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों ने 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम होने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने के अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की है और खास तौर पर कनाडा में अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी की उन्होंने। ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में हालांकि उनके पुरखे वो नहीं रख सकते थे, उनके पुरखों की ऐसी स्थिति नहीं थी। तो कुछ प्रश्न आपके मूल्यांकन के लिए हैं कि फ्रंटियर से क्या आशय है। फ्रंटियर वो लाइन है जो कि मूल निवासियों को और जो आबादकार हैं उनको अलग अलग करती है।
मूल निवासियों की अनदेखी क्यों हुई? तो उनकी अनदेखी यूरोपीय लोगों के लालच के कारण हुई और उन्होंने उनकी भूमि और संपत्ति पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। गोल्ड रश क्या था? मैंने आपको गोल्ड रश के बारे में बताया कि किस प्रकार से जो कैलिफोर्निया या कनाडा की जो जमीन के नीचे सोना पाए जाने की जो अफवाहें उड़ी, उसके कारण अपनी किस्मत को आजमाने के लिए यूरोप से अनेकों लोग जो है अमेरिका की ओर बसने के लिए चल पड़े कि उनके सपने वहां सच होंगे। रिजर्वेशन से क्या आशय है? रिजर्वेशंस वो जमीनें हैं जो कि मूल बाशिंदों के लिए सुरक्षित कर दिए गए थे कि कम से कम उस जमीन को कोई भी नहीं हड़पेगा। ऐसी उनके लिए व्यवस्था कर दी गई थी। आज हमने जो चर्चा की कि वो पारंपरिक धारणाएं क्या थी जिनसे मूल निवासी और जो सभ्य बने यूरोप के लोग जो बाशिंदे थे, इनके बीच जो संघर्ष की स्थिति थी वो कैसी थी। अपनी जमीन से मूल निवासियों की जो बेदखली हुई वो किस स्थिति में हुई, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा की। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि, किस प्रकार से गोल्ड रश के बाद रेलवे लाइनें बिछाई गई और तेजी से कृषि और उद्योगों का विस्तार हुआ, जिसके कारण देखते ही देखते अमेरिका जो है वो एक एक्सप्रेस की गति से एक विकसित राष्ट्र में शामिल हो गया। और बदलाव की लहर अर्थात हमने ये चर्चा की कि किस प्रकार बाद में जो मूल निवासी थे उनके मानवाधिकारों को लेकर के जो अमेरिकी लोग थे उनमें सहानुभूति का जागरण हुआ और उन्होंने उनको उनके नागरिक अधिकारों को रिजर्वेशंस के साथ लौटाने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। कुछ प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए हैं कि अमेरिका और स्पेनी अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या क्यों घटती चली गई? कारणों को जानने का आपने प्रयास करना है कि पहले वो बहुत अधिक थे, धीरे धीरे करके वो कम होते रहे और विलुप्ति के कगार पर आ गए। आज वो बहुत कम स्थिति में है। उसके कारण आपने इन्हीं में जानना है कि उनके साथ क्या क्या घटित हुआ। गोल्ड रश की आपाधापी के कारणों को जानिए। गोल्ड रश क्यों हुआ? क्यों यूरोप के लोग यूरोप से अपने लोगों को छोड़ करके और सुदूर जो है अमेरिका में जाकर बसने के लिए चले गए? उसके पीछे जो कारण थे वो आपने बताने हैं। तो आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।